नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब ख़ास आपके लिए है। अक्सर हमने देखा है कि कानून की मालूमात की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम पशुपेश का शिकार हो जाते हैं। हम कानून का सहारा लेने से डरते हैं, जबकि कानून ने हर हिंदुस्तानी शहरी को वो हुकूक दिए हैं, वो तमाम तर आसानियां मुहैया की हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हुकूक, ये कानून हमें बहैसियत एक शहरी के पता होने चाहिए, और हमारा ये ख़ास प्रोग्राम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कराता है। हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक ख़ास लीगल एक्सपर्ट जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन नंबर पर हमें कॉल करें। आपकी बात हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट रहेंगे, जो वकील साहब रहेंगे, उन तक पहुंच जाएगी। सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी बात हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उन तक पहुंच जाए और आपको अपनी बात का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए नाज़रीन, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत, हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। अश्वनी दी, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। तो नाज़रीन, चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, और आज हम अपने प्रोग्राम में जो हमने मौजू लिया है वो है कंपनसेशन। जी हाँ, मुआवजा। मुख्तलिफ शोबों में किस तरह से बहैसियत एक शहरी के आप मुआवजे का क्लेम कर सकते हैं, किन किन ऐसे मामलात हैं जहां पर आपको मुआवजे के लिए आप आगे जा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम तफसीली जानकारी हासिल करेंगे अश्वनी जी से। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें, और अपना सवाल जो है वो अगर आप पहले से एक फ्रेम आउट कर लेंगे, पहले से तैयार कर लेंगे आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है, तो आपको ही आसानी होगी, आपके सवाल का जवाब जो है यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। अश्वनी जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कंपनसेशन के लिए क्या कुछ कानून कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना इस जानकारी भरे प्रोग्राम के लिए। देखिए, कॉम्पनसेशन के लिए तमाम कानून है, तमाम तरह की। जैसे अगर हम दुर्घटना का कोई व्यक्ति शिकार होता है तो उसको अगर क्षतिपूर्ति चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए, तो उसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, एमएससीटी बना हुआ है, वो वहां पर क्लेम कर सकता है। दूसरा बात है कि कोई व्यक्ति डिफेक्टिव सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो सामान जो है वो डिफेक्टिव आता है, तो उसमें कॉम्पनसेशन की बात होती है। तो वो उसके लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेशनल फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर बने हुए हैं, और उसके बाद नेशनल कमीशन जुरिस्डिक्शन के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई के लिए नेशनल कमीशन बने हुए हैं, और उसकी अपील से सुप्रीम कोर्ट में जाती है जी। अब उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को डिफेमेशन होता है, मानी हानि होती है किसी बात की वजह से, वो उसमें क्षतिपूर्ति डैमेजेस क्लेम करता है, तो उसके लिए हमारे देश की सिविल कोर्ट्स खुली हुई हैं। सिविल कोर्ट्स हैं जहां पर जुरिस्डिक्शनल सिविल कोर्ट में मुकदमा डाला जा सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस का मान लीजिए हिना जी अगर केस आता है, उसमें किसी को क्षतिपूर्ति चाहिए होती है, तो वो भी उपभोक्ता न्यायालय यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम की मदद ले सकता है। वहां अपना वाद जो है वो संस्थित कर सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकता है। जी, बहुत तफसील से आपने और बहुत आसान अल्फाज में बताया है कि हम किस किस फील्ड में कॉम्पनसेशन के लिए जो है वो आगे जा सकते हैं। हम एक एक कर के इन पर बात करेंगे, और इस बीच एक बार फिर से अपने तमाम नाज़रीन को बता दें कि यहाँ पर आप कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ एक ख़ास लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं। आपको कोई भी कानूनी जानकारी हासिल करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जब लीगल एक्सपर्ट आपकी बात का जवाब दे दें, उसके बाद आप अपने वकील से ज़रूर मशवरा कर लें। अपने जो भी लोकल आपके वकील हैं, जो भी एडवोकेट हैं, आपके अपने जो भी एडवोकेट हैं, उनसे मशवरा करें, और उसके बाद आप अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मशवरा दिया जाएगा। वकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे,
एक एक करके हम बात करेंगे। हम डिफेक्टिव गुड्स के बारे में जानना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान खरीदा है और वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी निकल आती है, और जाहिर सी बात है महंगाई के इस दौर में बहुत ही मुश्किल से कोई भी सामान आ पाता है। उसके लिए हमारा कानून क्या कहता है? हिना जी, देखिए, भारत सरकार ने कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि देश का जो आम जन है, जो उपभोक्ता है, जो सामान खरीदता है, इस आशा के साथ प्रोडक्ट खरीदता है, इस आशा के साथ कि वो उसको इस्तेमाल करेगा, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो डिफेक्टिव अगर सप्लाई हो जाता है किसी प्रकार की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है या उसमें कोई और डिफेक्ट होती है और वारंटी पीरियड में होता है, वो खराब हो जाता है, पुराना मटेरियल सप्लाई कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में जो खरीदने वाला है वैलिड बिल को दिखा करके, और जो पैसे की रसीद है वो जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशनल कमीशन, अगर 1 करोड़ से ज्यादा की गुड्स और कॉम्पनसेशन की बात आती है, वहां जा सकते हैं। और स्टेट कमीशन हैं जहां 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बीच के जुरिस्डिक्शन है, और 20 लाख से नीचे के जुरिस्डिक्शन जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में मुकदमा संस्थित कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि किस प्रकार का, कहां पर कितना नुकसान हुआ है, कितनी प्रोडक्ट की वैल्यू है, उस हिसाब से व्यक्ति अपने अपने फोरम में जाकर के, अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में, क्योंकि हर जिला स्तर पर भी ये अदालतें बनी हुई हैं, तो वहां मुकदमा वो डाल सकते हैं, और वो टाइम बाउंड मैनर में उसको भी पार्टी बना सकते हैं जिसने सामान डिफेक्टिव उनको सप्लाई किया है, या जिसने खराब सामान सप्लाई किया है उसको पार्टी बनाते हैं। और जो फोरम होती है वो फोरम उन्हें सम्मन करती है, सम्मन करने के बाद वो आते हैं, अपना जवाब देते हैं, और बाद में 99% केसेस में कंज्यूमर के पक्ष में फैसला होता है, क्योंकि तभी व्यक्ति कोर्ट की शरण लेता है जब वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ये इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय बने हुए हैं, वहां व्यक्ति मुकदमा डाल सकता है। जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास तमाम तर चीज़ें हैं, सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें कानून की मदद लेना है, और यही जानकारी हर हिंदुस्तानी शहरी को ज़रूर होना चाहिए, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मेडिकल नेग्लिजेंस की बात पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही की वजह से कुछ अगर हेल्थ इशू आ रहा है, या मान लीजिए मरीज की अगर जान चली जाती है, तो ऐसे केस में क्या आगे किया जा सकता है कानूनी तौर पर? देखिए हिना, सबसे पहले तो एक मेडिकल प्रोफेशन में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामने जो पेशेंट है, उस पेशेंट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करे जी। उस पेशेंट को ये ना ट्रीट करे कि मेरे पास जो आया है वो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जो बीमारी होती है उसको डायग्नोस करने के बजाय डॉक्टर्स या अस्पताल जो अभी कॉर्पोरेट कल्चर में ढल चुके हैं, वो उसको एडमिट कर लेते हैं और तमाम अनाप शनाप ऐसी दवाइयां बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के देने लगते हैं। जब बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के किसी केस में देते हैं तो उस केस में एक्सेस होने की वजह से, या जो बॉडी को सूट नहीं करते, मेडिसिन जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो जो है उसके साइड इफेक्ट नतीजा ये होता है कि या तो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, या कोई और प्रॉब्लम थी, या ये वो व्यक्ति जो है एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। उस परिस्थितियों में ये इंश्योर करने के लिए कि उनके जो परिवारजन है, उनके परिवारजनों को उसका मुआवजा मिल सके, क्षतिपूर्ति मिल सके, और जो दोषी व्यक्ति है उसको मॉनेटरी रूप से पेनलाइज कराया जा सके, तो उसके लिए भी कंज्यूमर कोर्ट में हमारे प्रावधान है, हमारे कंज्यूमर लॉ में प्रावधान है। उसके मुताबिक मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा अस्पताल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, ये दिखाते हुए, ये कहते हुए कि ये देखिए इन्हें जरूरत इस बात की थी, प्रॉब्लम ये थी, डायग्नोसिस ये हुआ और यहाँ पर इलाज ये कुछ और कर रहे थे जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, वो वहां मुकदमा उनके ऊपर डाल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा ये भी एक क्रिमिनल लॉ में उसमें प्रोविजन है कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा अगर होता है किसी को जानबूझ करके, तो डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, तो उसमें क्रिमिनल लॉ में प्रावधान है, उसमें भी मुकदमा दर्ज होता है। जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम तर जो हमारे पास तमाम तर चीज़ें हैं, सिर्फ हमें कानून से मदद लेने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पहले कॉलर से और जानेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो वकील साहब जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं लातूर से शाहिद बात कर रहा हूँ मैडम। जी बताइए शाहिद साहब। मैडम, मकान के नीचे एक मलगी है,
मैंने जिसको दिया 5 साल पहले एग्रीमेंट करके, वो बंदा खाली भी नहीं कर रहा और रेंट भी नहीं दे रहा है मैडम। वकील साहब से बात हो सकती है मेरी? जी वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप उनको जवाब दीजिए। शाहिद जी, हेलो, आदाब सर। हालांकि ये आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है शाहिद जी, फिर भी चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप वहां पर जो आपके लोकल कोर्ट है, उस लोकल कोर्ट में किसी वकील साहब के पास जा करके और आप जो है रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा, अपने मकान को वापस लेने का टेनेंट से कि उसने 5 वर्षों से किराया भी नहीं दिया है, खाली भी नहीं कर रहा है और ये मेरा मकान है और ये लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो डिस्प्यूट है मकान और मकान मालिक किराएदार का, वो एडमिटेड फैक्ट है, तो लिहाजा इसको खाली करवाया जाए, तो वो कोर्ट्स में मुकदमा डालेंगे और कोर्ट्स उसमें मुकदमे की सुनवाई करेंगी, आपके कागजों को देखेंगी, ओनरशिप को चेक करेंगी और निश्चित तौर पर आपको उसमें लाभ मिलेगा और वहां से कोर्ट से खाली होगा। क्योंकि इसीलिए बनाए गए हैं रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट कोर्ट्स इसलिए बनाई गई हैं कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कोई अगर कब्जा कर ले या अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से रहे या टेनेंट जो है बाद में खाली ना करे, तो उसके लिए मुकदमा डाल करके उससे खाली करवाया जा सकता है। जी वकील साहब, तो बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप हमें इसी तरह से कॉल कर सकते हैं और हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए है और यहाँ से राय मशवरा करने के बाद आप अपने जो अपने वकील हैं, अपने जो लोकल एडवोकेट हैं, आप उनसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। सर, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे की, तो हमने बात की डिफेक्टिव गुड्स की, हमने बात की मेडिकल नेग्लिजेंस की, एक और आपने शुरुआत में प्रोग्राम की बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया था, वो था मानहानि यानी हत्के इज्जत या फिर डिफेमेशन का। इसके ताल्लुक से हम आपसे तफसीली जानकारी चाहेंगे कि ये क्या है और इसमें किस तरह से हम कानूनी मदद ले सकते हैं। हिना जी, बहुत ही आपने अहम प्रश्न पूछा और ऐसा प्रश्न जो आज के दौर में प्रासंगिक भी है और जिस उपयोगी भी है, प्रासंगिक भी, और जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या निजी जिंदगी में भी या वैसे भी लोग जो है दूसरे की मानहानि कर रहे हैं, तमाम ऐसे कंटेंट्स पब्लिश करके, तमाम ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करके जो है दूसरे व्यक्ति की जो दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को भंग करते हैं और बिना वेरीफाई किए हुए। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के कानून में जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड की धारा 499 में यह प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति अगर किसी अपने शब्दों से लिख करके, कह करके या प्रचारित करके, पब्लिश करके किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है और जानते हुए भी कि वो असत्य कह रहा है या बिना वेरीफाई किए हुए वो उस बात को कि क्या उसकी सत्यता है, अगर किसी व्यक्ति को वो जो है उसके बारे में अपशब्द कहता है, तो उस परिस्थिति में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 499 500 में मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट जाती है और मैजिस्ट्रेट उस पर क्रिमिनल केस की तरह डील करके उसको सम्मन करते हैं और देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट से क्या वाकई में या इस पब्लिकेशन से या इस मैसेज से या इस शब्दों के प्रसारण से ये या इस चित्र से इनकी मानहानि हुई है, तो उस परिस्थिति में उसको दोषी करार दे सकते हैं और 2 वर्ष तक की उसमें सजा का प्रावधान है। अब इसी के ताल्लुक दूसरा प्रश्न आता है हिना जी, सिविल डिफेमेशन का। तो सिविल डिफेमेशन के केस में ये होता है कि वो वही व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझे डैमेजेस चाहिए इनके इस कंटेंट से या इस दोषी व्यक्ति का जो आरोपी है, आरोपी के इस कंटेंट से, इस पब्लिकेशन से मेरी पर्सनल हानि हुई है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हुई, लोग मुझे जो है आंखें उठाकर देखना शुरू कर दे, आईब्रोज मेरी तरफ रेज करना शुरू कर दे, मेरा कैरेक्टर है उसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है, समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो उसमें सिविल डिफेमेशन में डैमेजेस भी कितनी प्रतिष्ठा अपनी उसके हिसाब से, उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में डैमेजेस और डिफेमेशन का मुकदमा डाल सकते हैं और कोर्ट्स उसको सुनने के बाद उनको जो है मॉनेटरी दूसरी पार्टी को पेनलाइज कर सकते हैं और उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है और ख़ास तौर से जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल ख़ास तौर पर इस तरह की बातों के लिए हो रहा है, लेकिन अब उनको ये समझना चाहिए कि कानून है, कानून हमारी हिफाजत करता है। और हम आपसे थोड़ा सा इस मामले पर और भी जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। फ़िलहाल हम बात करना चाहेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो
हेलो जी, अपना नाम बताइए, सवाल जी, करिए। मैं आमिर बात कर रहा हूँ धर्माबाद महाराष्ट्र से। जी, सवाल करिए। मुझे वकील साहब से ये पूछना था, मेरे अकाउंट से 52,000 विड्रॉ हो गए। जी। अब मैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया, फिर भी वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, और बैंक को गया था, वहाँ पर भी उन लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जी जी ऐसा करना समझ में नहीं जी, आ रहा। बिल्कुल। वकील साहब ये मौजूद हैं। ये वकील हाँ, हीना जी, ये साइबर फ्रॉड का केस है। जी आजकल क्या हो रहा है, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो हैकर्स हैं, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो किसी ना किसी बहाने से आपकी अकाउंट डिटेल्स पता करते हैं, ओटीपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी छद्म रूप से मंगवाते हैं और आपके अकाउंट का पैसा, इनके अकाउंट का पैसा ले जाते हैं। तो इस परिस्थिति में भी साइबर लॉ है, लेकिन और साइबर लॉ में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उसकी पड़ताल करती है, वो लंबी प्रक्रिया है। जी सवाल इसमें, ये तो ऑफेंस होने के बाद की बात है, इसमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। जी जी, समझदारी ही, बचाव ही उपाय है कि बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल। पर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स है, वो फ्रॉडस्टर्स हिना जी हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में या बिल्कुल बनारस ठीक में से। नहीं बैठे हुए, वो उज्बेकिस्तान में भी बैठे हो सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे हो सकते हैं, वो केरल के किसी छोटी जगह पर बैठे हो सकते हैं, किसी होटल में बैठे हो सकते हैं। वो वहां से अकाउंट नंबर ट्रेस करते हैं, आपके ईमेल पर वो कोई लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आपका सारा डाटा वो हैक कर लेते हैं। वो हैकर्स को, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू और बड़ा वास्ट इश्यू है, क्योंकि डाटा सॉवरेनिटी अभी भी हमारे देश में नहीं है, जिसको डाटा संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि हमारा अपना डाटा नहीं है, हमारा डाटा कहीं और सिक्योर हो रहा है, कहीं और से इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में भी बैठे जी हो जी, सकते हैं, आपने बिल्कुल बांग्लादेश ठीक में ये बैठे हो। बात कही कि हमें खुद बहुत ज़्यादा इस मामले पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में ये साइबर फ्रॉड के तहत अपना मामला जो है आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और वकील साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने तफसीली जानकारी दी है। बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना हाँ। नाम बताइए और सवाल करिए सर। हेलो, आप मुझसे बात, मैं कश्मीर से हूँ। जी, आप सवाल कर सकते हैं, वकील साहब मौजूद हैं। जैसे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ और अब मैं रिटायर हो गया हूँ, जी तो मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे रिटायरमेंट ये अभी तक नहीं दिया है। कहते हैं कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मौजूद नहीं है, तो बाकी जो मुझे कंपनसेशन बाकी था वो सब कुछ मुझे मिला है। और दूसरी बात है कि उन्होंने मेरे पैसों में से 40,000 रुपये काटे हैं, वो है इनकम टैक्स बोलते हैं, हमने इनकम टैक्स काटा है, लेकिन उसका रिटर्न कॉपी मुझे नहीं मिली है, उसका मुझे ये रिसीव नहीं मिला है। तो अब मैं वकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुझे बताइए, ये 2 केस में जो है मैं उनके साथ क्या करूँगा। वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना देखिए, चाहेंगे? दोनों प्रश्न जो है अलग अलग हैं। सबसे पहले जो 40,000 रुपए कटे हैं, वो इनके टीडीएस के कटे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो इनकी इनकम है उस इनकम पर। वो अगर कोई व्यक्ति टीडीएस काटता है, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, और वो उसको जमा नहीं करता है, तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजन के तहत कार्य होते हैं। तो ये कर क्या सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, मेरे अकाउंट से टीडीएस में इतना कटा और ये मेरे बैंक अकाउंट से कटा है, और जो मेरा एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट नहीं किया। तो जो व्यक्ति जिसने काटा है या जो एम्प्लॉय, इनकी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रश्न 2 जो इनका है, इन्होंने कहा कि इनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिले हैं, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए ये जो वहां की हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं अपनी बात लेकर के, और वहां पर ये बात बताएं। और क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, अब रिटायर हो गए, तो इतने वर्षों तक इसका मतलब कि वो डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी बिना डॉक्यूमेंट को इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी और इनको सैलरी दे रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये इनका सीधा सीधा केस है, इनके साथ ज्यादती हुई है और इनको तुरंत हाईकोर्ट जाना चाहिए और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए निवेदन करना चाहिए। जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब ये अपने मकामी तौर पे अपने वकील, अपने एडवोकेट से रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी हिना, मैं मुंबई से अंसारी हनान बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल।
सवाल करिए इस सर। प्रोग्राम के जरिए जो पहल की गई है उसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत साथ ही साथ शुक्रिया अपना एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि मुझे खातिर का जवाब मिलेगा। जी। हम सिविल डिफेंस महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जी जो कि एक हुकूमती अदारा है और हुकूमत के वजारत होम मिनिस्ट्री के अंडर चलता है। जी जी। तो इसमें हम एक बात ये जानना चाहते थे कि हमारे यहाँ जब 26 जनवरी को और 1 मई महाराष्ट्र डे को परेड होती है, जिसमें हम सीएम के सामने परेड करते हैं, जिसमें सीएम को और गवर्नर साहब को हमें सैल्यूट करना होता है, जो परेड जो ऑफिशियल वो होता है वो करते हैं। तो उसमें हम एक चीज ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम तबका होता है ना, वो लोग भी यूनिफॉर्म में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, बाकायदा उन्हें चुना जाता है अलग अलग वार्ड से। तो वो लोग जो चुनकर आते हैं उन्हें सेमीफाइनल तक तो रखा जाता है जिनकी दाढ़ी होती है, लेकिन उन्हें फाइनल में नहीं उतरने दिया जाता। तो जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर कॉल करने के लिए, और आपको आपके बात का ज़रूर जवाब हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने जो कानूनी मसले हैं। अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं या आप उसका हल चाहते हैं, उसके लिए आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मशहूर वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार हम कानून के मामले पर जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम मुख्तलिफ मामलों पर जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें, और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, वो अगर आप पहले से अपने फ्रेम कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी होगी आपके जवाब सुनने के लिए। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और हम वकील साहब से ज़रूरी जानकारी हम आज हासिल कर रहे हैं मुआवजे के ताल्लुक़ से। कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर एक शहरी होने की हैसियत से मुआवजे के लिए आगे जाया जा सकता है, मुआवजा हासिल किया जा सकता है, उसी के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। वकील साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे साइबर फ्रॉड की, इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले इस तरह के मामले भी देखने में आए थे कि कुछ साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है तस्वीरों को लेकर। अगर किसी की तस्वीर का, अगर किसी की फ़ोटो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद है, अगर कोई मिसयूज़ होता है और वो पता चल जाता है, तब हमारा कानून क्या कुछ कहता है। जो कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, इसलिए ये जानकारी हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। सर, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है हिना जी। जो आप अब की तारीख में सोशल मीडिया पर अब्यूज और मिसयूज हो रहा है जी सर, और खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के फोटोग्राफ्स को जो है मॉफ्ड करके उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते, खास तौर से जो डिग्निटरीज हैं देश की, जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उनके फोटोग्राफ्स को भी मॉफ्ड करके लोग जो है इस तरह सर्कुलेट करते हैं, और जो पर्सनल व्यक्तिगत क्षति है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मानहानि करने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अभी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 आई। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 जो हमारे भारत सरकार ने पास किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी दूसरे को लेकर उसका चारित्रिक हनन करता है, महिलाओं का पॉर्न वीडियोज, अश्लीलता फैलाने की कोशिश करता है, कम्युनिटीज के बीच में दुर्भावना फैलाने की कोशिश करता है, कोई ऐसा वीडियो जो गलत होता है वो उसको सर्कुलेट करता है, उस परिस्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे पहले यह बताएगा कि इस वीडियो का, इस फोटो का, इस जगह इसको मॉफ्ट किसने किया, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, वो कौन सी डिवाइस है। पहले ये नहीं था, अब उन्होंने कर दिया। यानी मान लीजिए फेसबुक पर या ट्विटर पर या लिंक्डइन पर या किसी भी यूट्यूब पर अगर इस तरह की आती है तो तुरंत वो जो भी इस देश में संचालित हो रहे हैं उन्हें यह बताना होगा कि किसने किया। उसके बाद दूसरा जो है, तुरंत उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध होगा अगर ओरिजिनेटर का नाम आते ही, और पुलिस जो है उनको अरेस्ट करेगी, क्योंकि यह कानूनी रूप से गलत है, यह गैर कानूनी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग नासमझी की वजह से उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऑब्सीन मटेरियल को पोस्ट करना
ये उनका मौलिक और नैतिक अधिकार हो गया है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो है, जबकि ऐसा नहीं है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, जिसमें किसी की मानहानि नहीं की हो सकती। तो इसमें तुरंत ऐसा अगर जहां कहीं भी दिखे, तुरंत इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर ना भी जाए तो भी वहां से तुरंत साइबर सेल को ईमेल कर दे, वो फोटोग्राफ्स लगा करके। और आज तो ऐसी डायरेक्शन है कि तुरंत जो है, खासतौर से महिलाओं के संबंध में अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है, पुलिस को डायरेक्शंस होती हैं कि वो तुरंत उस पर मुकदमा पंजीबद्ध करेंगे, नहीं तो जो कंसर्न पुलिस का अधिकारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कानूनी रूप से गलत है। दूसरा इसी में क्षतिपूर्ति का एक मामला भी बनता है कि जो व्यक्ति जिस किसी के भी बारे में इस तरह के पब्लिश किए जाए जिससे उसकी मानहानि हो, तो वो सिविल डिफेमेशन भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में भी यही प्रोविजन है। जो अभी हमने इंडियन पीनल कोड की बात की, भारतीय दंड संहिता की, भारतीय दंड संहिता में भी वही डिफेमेशन का ऑप्शन है जो हम सब ने पढ़ा। आप देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कितने सारे मुकदमे, सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े सारे मुकदमे फाइल किए डिफेमेशन, दिग्विजय सिंह के खिलाफ नितिन गडकरी ने फाइल किया। तो तमाम ऐसे डिफेमेशन के केसेस, राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन के केसेस जगह जगह इंस्टीट्यूट, जावेद अख्तर और कंगना रनौत का मुकदमा आप देख लीजिए। तो तमाम ऐसे इंसिडेंट्स अभी अवेलेबल है और मैं समझता हूं कि देश में लॉ है, तो लॉ के जो वायलेटर्स हैं, अब्यूजर्स हैं, जो मिसयूजर हैं, उनको लॉ जरूर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जी वकील साहब, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी ये हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाई है और ये आज के दौर को देखते हुए बेहद ज़रूरी भी है, और इसके लिए तो हम ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अपने कॉलर से भी हम बात कर रहे हैं और चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे कॉलर जो है वो किस मामले को लेकर हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो जी वकील, हमारा ये सवाल था कि जैसे हमारी फैमिली में भाई में और पापा में थोड़ा झगड़ा चल गया, तो हमारे भाई जो है अपने बेटे के थ्रू कोर्ट में जो है कहते पिटीशन डालेंगे बंटवारे की, तो क्या ये पॉसिबल है? जी वकील साहब, देखिए, आपसे सबसे पहले तो जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो संपत्ति आपके पिता की स्वयं की अर्जित की हुई है, स्वयं उन्होंने बनाया है, तो आपके भाई का भी कोई अधिकार नहीं, आपका भी कोई अधिकार नहीं। ये पहला और फॉरमोस्ट अधिकार जाता है आपके पिता का, जिन्होंने अपनी परिश्रम से वो संपत्ति बनाई। तो वो चाहे अगर जिंदा है वो, तो वो चाहे किसी और को दे दें, आपको दे दें या वो करें। दूसरा, अगर बेटे का ग्रैंडसन का राइट अगर होता है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो तब होता है जब उसके पिताजी नहीं रहेंगे। अभी की तारीख में अगर राइट की बात करें, जैसा आपके प्रश्नों से पता चल रहा है, तो अभी ग्रैंडसन का कोई राइट नहीं, उनके पिता स्वयं अभी हैं और बंटवारा फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं हुआ है। और तीसरा, ये उनकी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति है। अगर ये खुद की अर्जित ना करके बाप दादों से चली आ रही संपत्ति होती है, ये जो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, तो निश्चित तौर पर आपके भाई का उतना ही अधिकार बनता है जितना आपका अधिकार बनता है, और भाई के बाद फिर जो है बेटे का अधिकार उसमें आता है। तो निश्चित तौर पर ये इस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जाकर के जो लोकल लॉयर हैं उनसे सलाह लेनी होगी, कागजात दिखा करके और तमाम जो जरूरी जानकारियां हैं वो बता करके। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी तफसीली जानकारी के बाद अभी अपने जो इनके अपने वकील हैं, मकामी वकील हैं, उनसे बात कर सकती हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताइए सर और सवाल कर सकते हैं। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। मुश्ताक अहमद मेरा नाम है जी। हमारा एक यहाँ मसला है, जो भी जमीन है ये गास्चराई लैंड है, उनका होता है जो गाय भैंस उसका हक है, मगर दलाल जो है, दलाल वो तो मिली भगत करके ही वो खाना चाहता है। हम डीसी साहब से भी गया और कमिश्नर साहब के पास, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गया, उससे भी लिख कर लाया, पर कोई कार्रवाई नहीं होता। कानूनी कार्रवाई क्या है? वकील साहब से यही पूछता हूँ मैं, अगर जिनका ये हक है, गाय माता का हक है, हाँ वकील साहब, वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है, उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उस पर अवैध कब्जा, जो वो व्यक्ति है वो अवैध कब्जा करने की कोशिश करे, उसका कब्जा अवैध होगा, तो पुलिस को और डीसी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आप स्वयं भी सिविल कोर्ट में जा करके, और जो वहां पर माफिया, लैंड माफिया है, जो जमीन को कब्जा करना चाहते हैं,
आप उनके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, निषेधाज्ञा का मुकदमा, इंजंक्शन का मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि ये देखिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, क्योंकि ये जो है ये गाय भैंसों को चरने के लिए चारागाह वाली जगह है और इस जगह पर किसी भी प्रकार को बेचा नहीं जा सकता, खरीदा भी नहीं से, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगी इसी में, और ये नक्शे में दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अदालत से आपको इसका रिलीफ मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, और अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने हमें कॉल किया। और नाज़रीन, इसी तरह से हमारे ये जो प्रोग्राम है इसका सिलसिला जो है लगातार जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कानूनी सलाह और मशवरे दिए जा रहे हैं। एक ख़ास लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम है मन। सवाल करिए। ये मेरा सवाल है आपसे कि मेरी सिस्टर थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो उसकी डेथ हो गई अभी कोरोना में, मई में। तो उसकी जो अब पेंशन वगैरह है, जो भी उसके फंड्स वगैरह है, वो उसके हस्बैंड को मिलेंगे या उसकी मदर को भी मिल सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल देखिए, करने के लिए। ये आप समझिए कि अब चूंकि वो मैरिड हैं, तो वो मैरिड हैं तो उनके जो फंड्स वगैरह हैं वो सब के सब उसके हस्बैंड के पास ही जाएंगे, क्योंकि क्लास 1 हेयर हस्बैंड आएंगे और वो उन्हीं के साथ रहती थी और वहीं पर रहती थी। तो ये, और उनके अगर बच्चे होंगे तो उन बच्चों के पास भी जाएंगे। जी 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 वकील साहब जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो लगातार हम अपने नाज़रीन के सवालों के जवाब हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं वो दे रहे हैं। एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो जी, अपना नाम बताना चाहें तो नाम बताइए और सवाल कर सकती हैं, वकील साहब मौजूद हैं। जी, मेरा नाम बता सकती, लेकिन ये जो मैं पूछ रही हूँ ये मेरी बहन के बारे में है। जी जी, आप सवाल करिए। हाँ, मेरी बहन है, उसको शौहर गुजरे 9 साल हो गए जी। तो उसके पड़ोस में है ना, मतलब तो उसको बहुत तंग कर रहा है एक इंसान, मतलब उसके वैसे वीडियो बना के उसको मतलब ब्लैकमेल कर रहा है। आपने अभी तक जी जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने अभी तक इस सिलसिले में कहीं कोई कानूनी मदद ली, पुलिस पे रिपोर्ट वगैरह करवाई है अभी तक? हाँ, मेरी बहन करती है, लेकिन उसको कैसे है, कोई सपोर्ट नहीं है, और वो जो करती है वहाँ पे उसके एरिया में कंप्लेन वगैरह, तो वो जो है वो उसकी कंप्लेन भी मतलब उसकी पुलिस वालों से बहुत ज्यादा पहचान है, तो वो कंप्लेन भी नहीं लेते पुलिस वाले उसकी। जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी बात का जवाब हमारे वकील साहब। जी वकील साहब। हिना जी, 2 बातें हैं कि अगर किसी व्यक्ति, खासतौर से महिला के संबंधित अधिकार में ब्लैकमेल करना, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। वो भी महिला के फोटोग्राफ्स और वीडियोस को पोस्ट करने की धमकी देना, ये तो बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। और पुलिस अगर इसमें एक्शन नहीं ले रही तो तुरंत या तो जो संबंधित न्यायालय है उस न्यायालय में जाकर के ये क्रिमिनल कंप्लेंट डालें 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, या तुरंत हाई कोर्ट में जाकर के रिट डालें। और इसमें तो साफ तौर से 5 जजेस बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, और तमाम हर रोज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, हर रोज गाइडलाइंस आ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अधिकार हैं, उनके खिलाफ जो अब्यूजर्स हैं, उनको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो तुरंत एक्शन होगा। मैं समझता हूँ घर में बैठने के बजाय, और दोषी पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी होगा, और इनको तुरंत कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। बहुत संगीन मामला है इनका। जी बिल्कुल वकील साहब, और यहाँ पर हम एक छोटी सी बात भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कानूनी खर्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, या इनके जैसी कोई भी लेडी जो है, कोई भी खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस सिलसिले में भी क्या कानून इनको मदद देता है? ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसीलिए बनी गई है कि जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, या जो भी लोग वकील नहीं कर सकते हैं, तो हर कोर्ट में नीचे से लेकर ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, लीगल एड बने हुए हैं। वो लीगल एड में काउंसिल्स एनरोल्ड हैं, और इनको लॉयर भी वहां पर मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार जी बिल्कुल लगातार अपने वकील साहब से हमारी बातचीत जारी है, और बहुत ही कारामद मालूमात हमारे वकील साहब यहाँ पर हमारे तमाम नाज़रीन तक दे रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर होते हैं।
का इंतकाल हो गया है। आपको बताएं कि सारी दुनिया में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, थिएटर और स्टेज ड्रामों से उनको काफ़ी शोहरत हासिल थी और उमर शरीफ का नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। शुरुआत से ही हमने देखा था कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में या फिर जब स्टेज की अगर हम बात करें तो उमर शरीफ का नाम किस तरह से मुस्कुराहटें बिखेरता था। और अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उनकी तबीयत की नासाजी की खबर आई थी। उसके बाद उनकी अहलिया की तरफ से वहाँ की जो हुकूमत है उससे ये दरख्वास्त की गई थी कि उनको इलाज के लिए बाहर लेकर जाया जाए और उनको इलाज के लिए बाहर भी ले जाया गया था। और अब उमर शरीफ के ख़ानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब। कामरान साहब, बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त आई है कि उमर शरीफ अब हमारे दरमियान नहीं रहे। यकीनन करोड़ों होंठों पे मुस्कुराहट बिखेरने वाला लेजेंड अदाकार जो है उमर शरीफ आज हमने नहीं रहे और अपने करोड़ों निगाहों को उदास करके जो है वो दुनिया फानी से जो है वो कूच कर गए हैं। ये यकीनन बड़ा सदमा है उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंडिया के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी जहाँ पे उर्दू कॉमेडी या कमेटी जो है वो समझी जा सकती है, वहाँ पे भी उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है। और यकीनन उनके घर वालों की तरह हम भी जो है वो इस गम में जो है वो शरीक हैं। जी कामरान साकी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनको कुछ दिन पहले ही उनको जर्मनी ले जाया गया था और उनके घर वालों की तरफ से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त की गई थी कि उनको इलाज की ज़रूरत है। इसके ताल्लुक़ से, उनकी बीमारी के ताल्लुक़ से क्या कुछ तफसीलात? देखिए, अभी उन्हें जो है वो एक तो उसका भी आपके इल्म में है होगा कि वो अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें जर्मनी के एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था, जहां आज जो है वो सुबह उनकी इंतकाल की खबर जो है वो हम तक पहुंची है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका मुतबादल जो है वो मौजूद नहीं है और उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि जहाँ पे गम और चीज़ों में लोग डूबे हुए हैं, उन्हें तंज़ो मज़ा और चीज़ों की ज़रूरत है, हंसने खेलने की ज़रूरत है, तो वो यकीनन उन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है वो इसी के ऊपर सर्व की। ना सिर्फ स्टेज, फिल्म और तकरीबन तमाम शोबों के अंदर अपनी खिदमात दी और बैरून मुल्क भी जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और पार्टिसिपेशन करते रहे, चाहे वो लाइव प्रोग्राम थे या रिकॉर्डेड थे। बल्कि इंडिया के अंदर भी आपको मालूम है कि उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है और यहाँ भी बहुत से कॉमेडी शोज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कहीं जजेस के प्राइज पर अंजाम दे चुके हैं, कहीं एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ पे हंसी और मुस्कुराहट जो है वो बिखेर चुके हैं। जी कामरान साकी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक पीढ़ी ने उमर शरीफ के साथ समझिए कि हंसी को पहचाना, हंसी को महसूस किया। ख़ास तौर पर अगर हम उनकी टाइमिंग की बात करें, जिस तरह से उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती थी वो इतनी कुदरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्या वो वाकई में एक्टिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर स्टेज पर जब वो आते थे उस वक्त का जो नज़ारा था वो हमेशा याद रखा जाएगा। यकीनन उनके अगर पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर थिएटर्स हैं और उनकी अगर हम बात करें तो उसमें बुढ़ा घर पर है, हम है, बकरा किस्तों पर, चांद रात हो, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आजम, इस जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बुलंदी को छुआ है। और ये लेजेंड सुपरस्टार जो है वो आज मुझ समय, जैसे मैंने पहले कहा कि करोड़ों चाहने वालों को जो है वो उदास कर चुका है। अब उनके बारे में शायद मेरे पास उस तरह से अल्फाज ना हो कि मैं उनकी ज़िंदगी को, जो उनकी खदमात है, उन्हें उस तरह से बयान कर सकूं जो उनका एक्चुअल हक है उस लेजेंड का। बिल्कुल कामरान साकी साहब, इस वक्त हमारे पास तो उसके लिए अल्फाज नहीं है। जी बिल्कुल, इस बात को हम सभी जो हैं, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, कामरान साकी साहब से, जिनका साफ तौर पर कहना था ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है
पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ का इंतकाल हो गया है और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उमर शरीफ ने अपने ड्रामों के ज़रिए, अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी थी और काफ़ी अरसे से वो बीमार चल रहे थे और उनका बैरून मुमालिक इलाज भी चल रहा था और अब ये अफसोसनाक खबर कि उमर शरीफ का इंतकाल हो गया। और नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम तमाम तर ज़रूरी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। अश्वनी जी, एक बार फिर से आपका हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं मुआवजे की या कॉम्पनसेशन की और बहुत सारे और मामलात पर आप तफसीली रोशनी डाल रहे हैं, एक और आपसे बहुत ज़रूरी बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल लगातार हम देख रहे हैं कि जो रास्ते हैं, यानी रोड्स की मैं बात कर रही हूँ, रास्तों पर प्रोटेस्ट या एहतजाज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ नाम नहीं लेंगे, लेकिन अक्सर हम ये देख रहे हैं कि इस एहतजाज की वजह से आम आदमी को बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो ज़रूर पेश आ रही हैं। कहीं ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, या मान लीजिए उनको ज़रूरी इलाज के लिए किसी को जाना है, या फिर कोई और इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ रही है, तो क्या इस तरह की जो तमाम तर हालात हम देख रहे हैं, ऐसे में अगर किसी को कुछ नुकसान हो जाता है तो क्या वो कॉम्पनसेशन के लिए अपना दावा कर सकता है? बहुत ही ज़रूरी ये जानकारी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सड़कों पर पब्लिक जहां से आती जाती है, कम्यूटर्स का जो आवागमन का साधन है, जो हाईवेज हैं या जहां पर जो आम रास्ता है, उस जगह पर प्रोटेस्ट करना मना है। आपको 3 दृष्टांत ऐसे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप कल की टिप्पणी लीजिए सुप्रीम कोर्ट की, परसों की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में किसान संगठनों से कहा कि आपने शहर का दम घोंट दिया है, आप शहर के अंदर अब और आकर विरोध करना चाहते हैं। जो किसान पंचायत के लोगों ने, महापंचायत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें जंतर मंतर पर आग परमिशन दी जाए प्रोटेस्ट करने की। दूसरा, इसके पहले आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के